अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक है सारे लोग। तो हमने फ़ेज़ 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने मैकेनिक्स पढ़ी है, हमने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, हमने वेव्स ऑसिलेशंस को पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमने ग्रेविटेशन को पढ़ा है, हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा है। अभी जो सेकंड फ़ेज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इस फ़ेज़ को हमने 1 महीने में कंप्लीट करना है और इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, डीसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अलावा एसी सर्किट्स, मॉडर्न फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये हमारे पास फ़ेज़ 2 में सब्जेक्ट्स शामिल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे, वो चार्जेस जो रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ऐसे चार्जेस की जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि चार्ज होता क्या है। तो एक तो आपने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो ये डेफिनेशन ठीक है लेकिन थोड़ी इनकम्प्लीट है, हमने एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन करनी है चार्ज की। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज कोई मटेरियल थिंग नहीं है, ठीक है। चार्ज जिस तरह मैस है तो मैस एक मटेरियल थिंग है, लेकिन चार्ज कोई मटेरियल थिंग नहीं है। चार्ज इज़ सिंपली अ प्रॉपर्टी, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं दे आर कॉल्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट में और एक चार्ज में डिफरेंस होता है। सिंपली चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी, लेकिन जब हम लिटरेचर में बार बार लफ्ज़ चार्ज यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल। लेकिन अगर आप चार्ज की बात करें इटसेल्फ चार्ज, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? ड्यू टू विच मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है, उनको फील करता है। अब 2 तरह के इफेक्ट फील कर सकता है कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ये हैं कि जब 2 चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे या दूर जाएंगे तो 2 चार्जेस के दरमियान एक फोर्स होगी जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कहेंगे, जिसे हम कूलम फोर्स भी कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टडी है ये कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? चार्ज अगर मोशन में है तो उसके मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं चार्ज के ऊपर। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवा देती है चार्ज को और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज को डिफ्लेक्ट कर देती है। तो चार्ज दोनों तरह के इफ़ेक्ट फील करता है, इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी। तो सिर्फ इतना कहना कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ये नाकाफ़ी है। हमें ये कहना होगा कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी फील करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी फील करता है। तो इसलिए हम इसको कंबाइनली बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगर अब चार्ज की हिस्ट्री पे जाएं तो चार्ज की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, ठीक है। हम इवन हमारे जो एंशिएंट टाइम में जो ग्रीक्स थे उनको भी ये बात पता थी कि अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करें और रब करने के बाद उन्हें एक दूसरे के करीब लाएं या एक दूसरे से दूर लेके जाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्होंने चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव का नाम दिया, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास 2 तरह के चार्ज हैं, सिर्फ 2 तरह के, एक पॉजिटिव हैं और दूसरे नेगेटिव हैं। अब चार्ज एक प्रॉपर्टी है, अब चार्ज का नाम नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों रखा? सिर्फ अपोजिशन शो करने के लिए, सिर्फ एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक चार्ज दूसरे के अपोजिट है। एक की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है।
तो हमारे पास हम पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय इसको अप एंड डाउन भी कह सकते हैं। हमने उनको अपोजिशन शो करनी है ना, आप राइट और लेफ़्ट भी कह सकते हैं, आप इसे ईस्ट और वेस्ट भी कह सकते हैं, आप इसे अपोजिशन शो करने के लिए कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन चूँकि लिटरेचर में सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इनके नाम पॉजिटिव नेगेटिव रख दिए, सो हम भी उसी कन्वेंशन से चार्जेस को पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव जो है सिंपल ये शो करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं या एक दूसरे के अपोजिट हैं। चार्जेस की अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो याद रखें चार्जेस का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो चार्ज की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वो जो माइनस का निशान है वो जस्ट अपोजिशन शो करता है दूसरे चार्ज के साथ। अच्छा जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कन्वेंशनल नेम्स, जिस तरह मैंने आपको बताया। अ बॉडी दैट इज़ ओरिजिनली न्यूट्रल कैन बी इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है जी। ये वर्ड जो है ये इलेक्ट्रीफाइड है, यहाँ पर क्लासीफाइड लिखा गया गलती से, तो ये वर्ड इलेक्ट्रीफाइड है। और चार्ज, अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे जहन में सवाल आता है कि हमारे पास चार्जेस दो तरह के हैं। कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें इंट्रिंसिकली चार्ज उनके पास होता है, इनके बाय नेचर उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, हाइप्रॉन्स, ठीक है जी, और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हमारे पास हैं, पाइऑन्स, ठीक है, बोसॉन्स। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर इंट्रिंसिकली यानी कि बाय नेचर उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंट्रिंसिकली तो वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि कोई भी मैटर जो है वो वैसे तो एज अ होल न्यूट्रल होता है, ठीक है, लेकिन उसको चार्ज किया जा सकता है। अब आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि उसको किस तरह से चार्ज किया जा सकता है। तो चार्ज इन दो तरह से एग्जिस्ट करता है, या तो पार्टिकल्स जिनके ऊपर ये चार्ज इंट्रिंसिकली बाय नेचर ही होता है, या दूसरा तरीका है कि हम न्यूट्रल चीज़ों को जो एज अ होल तो उन पर कोई चार्ज ना हो लेकिन हम उनको चार्ज कर सकते हैं। सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स शो डिफरेंट बिहेवियर ऑन चार्जिंग। अगर आप चार्ज करें एक कंडक्टर को या एक इंसुलेटर को तो वो दोनों ही डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सफ़ियर है, ठीक है, और ये सफ़ियर जो है कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो ये होगा कि इसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप यही काम एक कंडक्टर के साथ करेंगे, आप एक कंडक्टर को चार्ज करने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है, तो जो ही आप कंडक्टर को चार्ज करेंगे, ठीक है, एक तरफ अगर उसके पॉजिटिव चार्ज ले आएँ और दूसरी तरफ उसके नेगेटिव चार्ज ले आएँ और इस कंडक्टर को हम इंसुलेट ना करें, यानी कि इस कंडक्टर को किसी इंसुलेटर के साथ कनेक्ट ना करें, अगर इस कंडक्टर को इंसुलेट ना करें तो ये चार्जेस दोबारा से खुद ब खुद ही अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और थोड़ी देर के बाद जो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था और एक तरफ नेगेटिव चार्ज था, ये चार्जेस दोबारा से मिक्सअप हो जाएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप इस कंडक्टर को इंसुलेट कर दें, यानी कि ऐसा कि हम बात कर रहे थे कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स ये दोनों डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं जब इनको चार्ज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद लाइक चार्जेस आपको पता है, ठीक है, ये रिपेल करते हैं, ठीक है, और अट्रैक्ट करते हैं किस तरह से, ये तो बहुत बेसिक बात है, सबको ही पता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं जी हमारे पास क्या है जी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जी चार्ज के यूनिट की। तो अगर आप चार्ज के यूनिट की बात करें तो एसआई सिस्टम में हमारे पास जो चार्ज का यूनिट है दैट इज़ कूलम, ठीक है। एक कूलम चार्ज जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18, ठीक है जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हमारे पास 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो और उन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो सारा चार्ज एक कूलम के बराबर है, ठीक है। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है।
अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 6.25 इंटू 10⁻18 से तो ये बनता है 1 कूलम चार्ज। यानी कि 1 कूलम चार्ज में इतना चार्ज होता है जितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। सो कूलम इज़ अ वेरी मैसिव यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा जी, 1 कूलम जो है दैट इज़ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। आपको पता है कि कूलम जो है ये बेस यूनिट नहीं है, बल्कि बेस यूनिट हमारे पास एम्पेयर है। तो कूलम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कूलम हमारे पास होता है जी, जिस तरह हमने पढ़ा कि जी एम्पेयर बराबर होता है कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और अगर यहाँ से हम कूलम निकालें तो ये हमारे पास आएगा एम्पेयर सेकेंड, ये सॉरी पर सेकेंड नहीं है, एम्पेयर सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड। क्लियर हो गया? सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट है दैट इज स्टैट कूलम या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो SI सिस्टम में हमारे पास कूलम है और सीजीएस सिस्टम में हमारे पास स्टैट कूलम है या ESU है। ये चीज़ आपसे MCQs में भी पूछी जा सकती है कि सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होता है चार्ज का, ठीक है, और एक स्टैट कूलम में और कूलम में हमारे पास क्या रिलेशन होता है। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। सो इसका मतलब है कि स्टैट कूलम जो है वो छोटा यूनिट है एज़ कंपेयर टू कूलम। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 1 कूलम इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये तो बात हो गई जी चार्ज के यूनिट की। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास है जी चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। जिस तरह पहले मैंने बात की कि कुछ पार्टिकल्स की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इंट्रिंसिकली उनके पास बाय नेचर उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। हम ये चार्ज नहीं लेकर आए, बल्कि बाय नेचर ही उन पर ये प्रॉपर्टी है या उनके पास बाय नेचर ही चार्ज है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसी भी होती हैं दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स आर न्यूट्रल बट इफ गेन और लूज इलेक्ट्रॉन कैन गेट चार्ज। एक एटम आपको पता है या एक मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल होता है, एक एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो अगर हमने किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को चार्ज करना हो, अगर वो पहले से चार्ज ना हो तो हमें क्या करना होगा? हमें उसके जो एटम्स हैं उन एटम से इलेक्ट्रॉन को या तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना होंगे और या उसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होंगे। आपको पता है कि एटम जो होता है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उतने ही उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो अब प्रोटॉन तो वो लूज़ या गेन नहीं कर सकता, वो तो न्यूक्लियस में है। तो वो लूज़ या गेन क्या कर सकता है? वो लूज़ या गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो कोई भी सब्सटेंस जो है हम उसको, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है उसको हम चार्ज कर सकते हैं अगर वो न्यूट्रल हो। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो चल देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में कि हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, हमारे पास सबसे पहला मेथड है जी फ्रिक्शन, ठीक है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइड पे, ठीक है जी। हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है और एक ग्लास रॉड है। अगर सिल्क क्लॉथ को हम ग्लास रॉड के साथ रब करें तो रब करने की वजह से ये जो सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, दीज टू ऑब्जेक्ट्स वाइंड अप विद ऑपोजिट चार्जेस। तो क्या होगा? जब आप सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो ये जो हमारा ग्लास रॉड है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाएंगे। जब वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाएंगे तो सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि इस रॉड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह आपने बचपन में देखा होगा कि अक्सर हम क्या करते थे, ऐसे कंघी करके बालों में, तो हम उसे कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके आते थे तो वो कंघी उसको अट्रैक्ट करती थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि वो फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो कॉम्ब था या कंघा था उसमें चार्ज आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बैलून हो और इस बैलून को आप सूती कपड़े से रब करें तो उसकी वजह से भी बैलून और उस कपड़े पर ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो याद आपने ये रखना है कि जब भी आप फ्रिक्शन से चार्ज
किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसको चार्ज करते हैं विद फ्रिक्शन, तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट पर एक तरह का चार्ज आएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट पर उसके अपोजिट चार्ज आएगा। अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद है हमारे पास चार्ज बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो मेथड है कंडक्शन वाला, ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर कंडक्टर्स। इंसुलेटर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्ज बाय कंडक्शन क्या होता है, हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जो कि चार्ज्ड होता है। मिसाल के तौर पर ये रॉड आपको नज़र आ रहा है, इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज वाला रॉड हम इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर आएंगे, सिर्फ पास नहीं लेके आना, कंडक्शन का मतलब है टच भी करना है। आपने इस रॉड को इसके साथ टच करना है। जब टच करेंगे तो इस रॉड पर जो चार्ज था वही चार्ज कंडक्शन के प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें। तो इसलिए ये मेथड आमतौर पर कंडक्टर्स के लिए सूट करता है। आपने क्या करना है, इस रॉड का जो चार्ज है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो आपने इस रॉड को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ, आपने इस सफ़ीर के साथ उसको टच करना है। तो टच करने से इसका चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने जब कंडक्शन के ज़रिए चार्ज किया तो जो आपकी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज था, आपके मटेरियल पर भी वही चार्ज आया, ठीक है। जो फ्रिक्शन थी इसमें दोनों पर अपोजिट चार्ज आया था, इसमें दोनों पर सिमिलर चार्ज आया क्योंकि आपने बाकायदा ट्रांसफ़र किया है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, या पॉजिटिव आयंस को। तो बाकायदा ट्रांसफ़र को हम कहते हैं कंडक्शन। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो हमारे पास है मेथड, दैट इज़ इंडक्शन। इंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक चार्ज किए हुए ऑब्जेक्ट को हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह से होती है कि नेट चार्ज उस पर ज़ीरो होता है। लेकिन जो ही आप ये पॉजिटिव चार्ज किया हुआ ऑब्जेक्ट इसके पास लाएंगे, अब यहाँ पर टच नहीं करना, सिर्फ पास लेके आना है। कंडक्शन में क्या है, बाकायदा टच करना है आपने, लेकिन इंडक्शन में आपने टच नहीं करना, सिर्फ पास उसके लेके जाना है। जो ही आप उसके पास लेके जाएंगे तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नेगेटिव चार्जेस को ये अट्रैक्ट करेगा। नतीजा क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के जो करीब वाली साइड है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जो दूसरी साइड है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो जो ही आप इसको हटाएंगे, इसको पीछे लेकर जाएंगे, तो ये चार्जेस दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये ऑब्जेक्ट दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंसुलेटर है तो ये चार्जेस आसानी से दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ठीक है। हो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उनको एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर्स, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर चार्जेस आसानी से फ़्लो नहीं कर सकते। तो ये हमारा मेथड है जी चार्ज करने का। इसमें हमने देखा फ्रिक्शन में जब चार्ज किया जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पर किस तरह का चार्ज आता है, कंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट पर किस तरह का चार्ज आता है, और जो इंडक्शन है उसमें किस तरह से चार्ज किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंडक्शन से जब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है तो उसके पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव पोल बन जाता है और दूसरी तरफ नेगेटिव पोल बन जाता है। और अगर आप ये ऑब्जेक्ट जिसकी मदद से आपने चार्ज इंड्यूस किया है, अगर आप इसको हटा लेंगे तो ये दोबारा से खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है जी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में हमारे पास सबसे पहले है पॉइंट चार्ज। अ पार्टिकल ऑफ जीरो साइज दैट कैरीज अ चार्ज। अब जीरो साइज से क्या मुराद है, पॉइंट पार्टिकल, कोई भी पॉइंट पार्टिकल, ठीक है जी, कोई भी पॉइंट पार्टिकल जो है उस पॉइंट पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है पॉइंट पार्टिकल्स की डायमेंशन जीरो होती हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास पॉइंट पार्टिकल अगर है तो पॉइंट पार्टिकल के अगर ऊपर चार्ज होगा तो उसे हम कहेंगे पॉइंट चार्ज। अच्छा, इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास कोई चार्ज आइसोलेटेड है, कोई आइसोलेटेड सिंगल चार्ज है और उसको हम एक पॉइंट पार्टिकल मान रहे हैं तो उस पर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड चार्ज नहीं है, हमारे पास दो चार्ज्ड पार्टिकल हैं, ठीक है, तो इस सूरत में फिर हम पॉइंट चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम फिर ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस
उनकी डायमेंशंस के मुकाबले में या उनके साइज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, पॉइंट चार्ज। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर ये सफ़ियर है और इस सफ़ियर के ऊपर चार्ज है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये सफ़ियर कोई पॉइंट पार्टिकल तो नहीं है, लेकिन इसको पॉइंट पार्टिकल मॉडल कैसे किया जा सकता है, इसकी मॉडलिंग बतौर पॉइंट पार्टिकल कैसे की जा सकती है। तो उसका एक ही तरीका है कि अगर हम इस सफ़ियर से बहुत ज़्यादा फासले पर एक दूसरा सफ़ियर लेकर आएँ, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके साइज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में ये दोनों एक दूसरे के लिए ये पॉइंट पार्टिकल बने नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये क्या बन गए, ये पॉइंट पार्टिकल बन गए, ये पॉइंट चार्ज बन गए। ये भी ज़रा आपने ज़हन में रखना है कि पॉइंट चार्ज अगर आइसोलेटेड हो तो वो कैसा होगा, अगर रिलेटिव हो तो फिर वो कैसा होगा। अच्छा, आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक ये चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है, ठीक है। अब इनका साइज़ जो है आपके सामने है, इनका डायमीटर या रेडियस वगैरह वो सिर्फ इतना है, लेकिन अगर इनके दरमियान डिस्टेंस हम निकालें तो आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है d, इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू देयर साइज़। तो ऐसी सूरत में ये दोनों एक दूसरे के लिए, हो सकता है कि ये पॉइंट पार्टिकल्स ना हो, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन इनका साइज़ अगर इनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम है तो फिर ये रिलेटिव टू ईच अदर एक दूसरे के लिए ये पॉइंट पार्टिकल्स या पॉइंट चार्ज बन सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टेस्ट चार्ज। अच्छा, एक हमारे पास होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कोई भी ऐसा चार्ज होता है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर करना चाहते हों या जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर करने जा रहे हों, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास एक चार्ज पड़ा है, ये सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के गिर्द ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने टेस्ट करना हो तो इसको टेस्ट करने के लिए हम एक चार्ज लेके आते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज जो है एनी चार्ज पार्टिकल ऑफ आर्बिट्रेरी डायमेंशंस, ठीक है। इसकी जो डायमेंशंस हैं, इनके उसका जो साइज़ है या उस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो आर्बिट्रेरी है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, आप इसे खुद भी सेट कर सकते हैं। मसलन आप किसी टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। आपने किसी दूसरे सोर्स चार्ज का फील्ड टेस्ट करना है और उसके लिए आप जो टेस्ट चार्ज ला रहे हैं उस टेस्ट चार्ज का साइज़ इतना होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो आपने खुद सेट करनी होती हैं, डिपेंड अपॉन कि आपका जो सोर्स चार्ज है उसकी डायमेंशंस या उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। तो मसलन आम तौर पर टेस्ट चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। अब यूनिट पॉजिटिव से क्या मुराद है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो आम तौर पर टेस्ट चार्ज जो भी हो उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, आर्बिट्रेरी होती हैं। आपने उसकी डायमेंशंस इस तरह से सेट करनी होती हैं, ठीक है, कि वो सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज कोई ऐसा चार्ज है जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, उस पर चार्ज की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि वो इस सोर्स चार्ज के मुकाबले में बहुत स्मॉल है ताकि वो सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है जी। सो दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को आम तौर पर हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आर्बिट्रेरी है, आप कोई भी इसकी जगह सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर लिटरेचर में हम इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये तो हो गई हमारे पास जी टाइप्स ऑफ चार्ज। उसके बाद आगे देखते हैं जी हमारे पास क्या है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है। सबसे पहले है जी कॉन्जर्वेशन। अब कॉन्जर्वेशन से क्या मुराद है, आप चार्ज को ना तो क्रिएट करते हो ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है, या कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसको आप न्यूट्रल भी कर सकते हो। लेकिन हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, लाइक जितने भी ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज इंट्रिंसिकली होता है, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मसलन आप इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, आप प्रोटॉन की बात कर लें, तो इन पर चार्ज बाय नेचर होता है। इनके चार्ज को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक एटम है अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें तो वो न्यूट्रल है, उसको चार्ज किया भी जा सकता है, उसको दोबारा से न्यूट्रल भी किया जा सकता है, ठीक है। हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, लेकिन आप चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें हमारी ये जो वायर्स हैं, ठीक है,
इन वायर्स के अंदर, या आप फ़र्ज़ करें आप बैटरी की बात कर लें, हमारे पास एक बैटरी होती है। बैटरी क्या करती है? बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, या चार्जेस को वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उस बैटरी के अंदर भी चार्ज होता है। तो जब एक बैटरी ड्राई हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया, नहीं। अगर उसके अंदर कोई चार्ज था, कोई पार्टिकल्स थे, तो वो उसके अंदर वैसे ही रहेंगे। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने चार्जेस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, या हमने चार्जेस को जो है वो यूज़ कर लिया, उनको कंज्यूम कर लिया, उनको खर्च कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जो चार्जेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनकी इनर्जीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो चार्जेस की एनर्जी को यूज़ करेंगे तो वो दोबारा से उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, या वो दोबारा से एनर्जी गेन कर लेगा। लेकिन चार्ज को क्रिएट हम नहीं करते, चार्ज को डिस्ट्रॉय हम नहीं करते। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है, अगर तो वो कोई ऐसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, तो उन पर चार्ज बाय नेचर होता है, उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो बाकी हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको चार्ज किया जा सकता है, उनको न्यूट्रल भी किया जा सकता है, ठीक है। चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अगली प्रॉपर्टी, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको क्वांटाइजेशन की भी समझ आएगी कि क्वांटाइजेशन असल में होती क्या है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्वांटाइजेशन क्या होती है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चार्ज की क्वांटाइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखें, मेरे पास ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जी, ये सबको ही समझ आ जाएगी। अब फ़र्ज़ कर लें कि जो वैल्यूज़ है ना 2, 4, 6, 8, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है, लेट सपोज। अब ये वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8। अगर आप इन वैल्यूज़ पे गौर करें तो हर वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होकर आई है। 2 भी मल्टीप्लाई होकर आया किससे? 2 से। अगर आप 4 को देखें तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आया है, 3 को देखें ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आया है, 8 को देखें ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आया है। इसका मतलब है कि इन वैल्यूज़ के अंदर एक स्मॉलेस्ट कांस्टेंट मौजूद है, एक फंडामेंटल वैल्यू मौजूद है। ये तमाम वैल्यूज़ उस स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर आई हैं। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यूज़ क्या हैं? क्वांटाइज्ड हैं, ठीक है। और ये जो 2 है इन वैल्यूज़ का क्वांटा है। क्लियर हुई बात? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़, अगर उन तमाम वैल्यूज़ में एक फंडामेंटल यूनिट मौजूद हो, एक फंडामेंटल कांस्टेंट मौजूद हो, और वो तमाम वैल्यूज़ उस फंडामेंटल वैल्यू से या उस फंडामेंटल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आएँ, तो वो वैल्यू क्या होंगी? क्वांटाइज्ड होंगी। और वो जो फंडामेंटल वैल्यू होगी, ठीक है, जो सब के अंदर मौजूद होगी, जिससे सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर आएंगी, वो फंडामेंटल वैल्यू कहलाएगी क्वांटा। तो चार्ज का क्वांटा क्या है? चार्ज का क्वांटा है E, या 1.6 × 10⁻⁻19। ये चार्ज का क्वांटा है। यानी कि किसी भी चीज़ पर जो चार्ज है ना, वो इस फंडामेंटल वैल्यू का कोई ना कोई इंटेग्रल मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं Q = NE, ठीक है। Q = NE, ठीक। किसी भी चीज़ पर जो चार्ज है, ठीक है, n कोई भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। किसी भी चीज़ पर जो चार्ज है वो इस फंडामेंटल वैल्यू का कोई ना कोई इंटेग्रल मल्टीपल ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज़ पर चार्ज हो और उस चार्ज के अंदर E मौजूद ना हो। चार्ज की कोई भी वैल्यू उठा के देखें, अगर उसे तकसीम करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एंड पर आपको क्या मिलेगा? एंड पर आपको E मिलेगा। तो ये है फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। इससे स्मॉल वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चार्ज का क्वांटा है, ठीक है। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इससे आपको ये समझ, इस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, और उनका क्वांटा क्या है? उनका क्वांटा हमारे पास है H, ठीक है। इसका मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ H से मल्टीप्लाई होकर आती हैं। सो कोई भी ऐसी वैल्यू जो किसी भी एक फंडामेंटल कांस्टेंट से हमेशा मल्टीप्लाई होकर आती हो, उस वैल्यू को कहते हैं वो वैल्यू क्वांटाइज्ड है। और वो जो फंडामेंटल वैल्यू होती है जिससे वो मल्टीप्लाई होती हैं, उसे बोलते हैं उसका
क्वांटा या उसका फंडामेंटल यूनिट या उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ये जो ई है ये चार्ज का क्वांटा भी है, ये फंडामेंटल वैल्यू भी है, ये फंडामेंटल यूनिट भी है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है। तो आई होप कि आपको क्वांटाइजेशन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। वैल्यू ऑफ चार्ज क्वांटा इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलें जी नेक्स्ट। यस हमारे पास आ गया है जी वेरी वेरी फेमस कूलम्स लॉ। और इसके बाद हमारा जितना भी लेक्चर बाकी बचा है वो कूलम लॉ और कूलम लॉ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड हमारा पूरा लेक्चर है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, पास्ट जो पीपीएससी के पेपर्स हैं उनमें भी आई हुई हैं। तो आज इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और इसको करते हैं। तो सबसे पहले कूलम ने दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरएक्शन था उस इंटरएक्शन को मेजर किया और मेजर किया इन दी फॉर्म ऑफ अ फोर्स। यानी कि दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन तो मौजूद था, हमें पता है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, लेकिन इस इंटरेक्शन को सबसे पहले कूलम ने मेजर किया। और जब उसने मेजर किया तो किस शक्ल में मेजर किया? उसने मेजर किया इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात है, हमने यहाँ पर जो चार्जेस कंसिडर किए हैं वो हमारे पास हैं पॉइंट चार्जेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इस पर चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट सपोज दैट डिस्टेंस इज़ R। याद रखें, जो पॉइंट चार्जेस होंगे उन पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा उनके सेंटर से लिया जाएगा। तो कूलम लॉ को डिफ़ाइन करने से पहले सबसे पहले हमारे चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अगर वो पॉइंट चार्जेस नहीं हैं तो हमें उनको मॉडल करना पड़ेगा एज अ पॉइंट चार्जेस। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उसको मॉडल किया जा सकता है एज अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो फिर आप उन पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, फिर आप उन पर ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, या आप उनके ऊपर बायोट सवार्ट लॉ अप्लाई करेंगे, या आप उनके ऊपर एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो उन पर आप कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और नंबर 2 मैंने क्या बताया कि चार्जेस जो हैं उनको पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, और चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस आप लेते हैं वो हमेशा उनके सेंटर से लिया जाता है। ठीक है, ये जो फोर्स निकली है इस रिलेशन को आप सारे लोग जानते हैं। ठीक है, ये फोर्स हमें पता है कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है कि अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उनके दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो उनके दरमियान फोर्स कम होगी। ये फोर्स जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ पर सवाल अक्सर लोग करते हैं कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों है, यहाँ पर सिंपली आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है। तो ये भी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं या इस तरह के जो लॉज होते हैं उन्हें बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इससे पहले आपने एक और इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा हुआ है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल लॉ, वो भी एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होते हैं और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, स्क्वायर के खाली डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं होती। तो यहाँ पर डिस्टेंस और फोर्स का रिलेशन हमारे सामने ये बना कि जी अगर तो ये चार्जेस करीब होंगे तो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर ये चार्जेस दूर होंगे तो फोर्स वीक होगी। अच्छा जी, इसमें अब कुछ बातें हैं जो हमने पढ़नी है, उसके बाद फर्दर हम कूलम लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कूलम लॉ, कूलम मेजर्स द फोर्स बाय टॉर्शनल बैलेंस सिमिलर टू क्वेंडिश एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट की वैल्यू कूलम ने बिल्कुल वैसे ही मेजर की जैसे क्वेंडिश ने जी की वैल्यू मेजर की थी। बस फ़र्क ये था कि जो दो सफ़ियर लिए थे क्वेंडिश ने, वहाँ पर उनका मैस लिया था, लेकिन कूलम ने उन दोनों सफ़ियर को चार्ज किया और उन दोनों के चार्ज की मदद से उसने कूलम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। इसकी जो वैल्यू निकली दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसमें आगे चल के हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें आपने अभी से याद रखनी है वो सबसे पहले ये है कि कूलम फोर्स जो है ये एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है जी,
सेंट्रल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर पर जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर पर वो एक्ट करती है। तो अगर कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पर या किसी ऑब्जेक्ट के किसी सिर्फ एक फिक्स पॉइंट पर अमल करे तो ऐसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो कूलम फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के सेंटर के ऊपर एक्ट करती है। जब भी आप इसको मेजर करते हैं तो आप इसको हमेशा चार्ज पार्टिकल के सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये सेंट्रल फोर्स है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, स्मॉल चार्ज स्फीयर आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, फोर्स इज़ कंजर्वेटिव, जिस तरह मैंने बात की पहले। अच्छा, जिस तरह ये फील्ड फोर्स है, हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स एक फील्ड फोर्स है, हमारी ग्रेविटेशन फोर्स भी एक फोर्स फील्ड है, इस तरह से हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी एक फील्ड फोर्स है। तो जितनी भी फील्ड फोर्सेस मैंने 3-4 जिक्र की हैं ये सारी कंजर्वेटिव हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कूलम लॉ को फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, ये बात हो गई, और स्टेशनरी चार्ज ये बात भी हो गई। वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अगर आप कूलम कांस्टेंट की बात करें तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास निकली है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर तो आप SI यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होगी। लेकिन अगर आप CGS सिस्टम में हैं या आप FPS सिस्टम में हैं, अगर आप किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हैं तो इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, याद रखें, वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। इसके अलावा इस वैल्यू में आपने पढ़ा हमारे पास है 1/4πε0, ठीक है। ये जो ε0 है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या होती है? दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को, उस इंटरेक्शन की ताकत को हम मेजर करते हैं परमिटिविटी से, ठीक है। और परमिटिविटी ऐसा नंबर है जो आपको ये बताता है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान आप फ्री स्पेस के अलावा कोई दूसरा मीडियम रखेंगे तो उनका जो इंटरेक्शन है, उनके दरमियान जो फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू में कमी हो सकती है, वो फोर्स की वैल्यू कम हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में ε0 की वैल्यू जो है वो हमने 8.85 × 10⁻⁷ समथिंग वो हमने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्री स्पेस है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फ्री स्पेस में मिनिमम वैल्यू है ε0 की। लेकिन अगर फ्री स्पेस के अलावा दरमियान में कोई और मीडियम रखेंगे तो उस फोर्स की वैल्यू जो है वो उतने टाइम्स कम हो जाएगी जितनी उस मीडियम की परमिटिविटी होगी। तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि अगर आपने दरमियान में कोई और मीडियम रख दिया तो फिर जो K की वैल्यू है ये हमारे पास बन जाएगी 1/4πε0, और साथ में हमें एक और परमिटिविटी ऐड करनी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं εr, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये उस मीडियम की परमिटिविटी है जो आप दरमियान में लेकर आए हैं फ्री स्पेस के अलावा, ठीक है। तो अगर हम अब फोर्स की वैल्यू निकाल लें, अगर हम दरमियान में कोई मीडियम ले आएँ तो इस सूरत में हमारे पास ये बन जाएगी 1/4πε0 εr × Q1 Q2/r²। और अगर आपके पास मीडियम नहीं था, आपके पास फ्री स्पेस थी, तो हमारे पास ये 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, आप F मीडियम ओवर F फ्री स्पेस कर दें, ठीक है, तो आप देखें ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1/εr और नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सारा कुछ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 1/4πε0 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1/εr। तो इसको हम अगर ऐसे लिख लें, F मीडियम ओवर F इज़ इक्वल टू 1/εr। अगर यहाँ से εr की वैल्यू निकालें तो ये फोर्स ओवर F मीडियम, F विदाउट मीडियम और डिवाइडेड बाय F मीडियम इज़ इक्वल टू εr। इसका मतलब है कि अगर आप दरमियान में मीडियम लेकर आओगे तो आपको इस नंबर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप εr को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो εr क्या है? εr हमारे पास रेशो है, किस किस की रेशो है?
फोर्स विदाउट मीडियम डिवाइडेड बाय फोर्स विद मीडियम। क्लियर हो गया जी। तो अब आगे बढ़ते हैं जी हम। एक्सपोनेंट 2 इन वैल्यू ऑफ आर इज़ फ्यू पार्ट्स इन 10⁻16। यानी कि अगर आप ये देखना चाहें कि हमारी जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, क्या ये बात ठीक है, तो इसको अगर आप मेजर करें तो इसमें जो एरर आता है फोर्स और आर स्क्वायर के रिलेशन में, तो ये एरर 10⁻16, ठीक है जी। यानी कि एक यूनिट में ये एरर 10⁻6, यानी कि इतना कम एरर आता है, वेरी वेरी फ्यू एरर। 10⁻16 अगर आपके पास यूनिट्स हों तो उनमें सिर्फ 1 यूनिट एरर आएगा। सो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ जो है वो वेरीफाइड है कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास है जी द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल बी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ऑफ इफ़ मॉडल टू पॉइंट चार्जेस। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर अप्लाई कर सकते हैं अपना कूलम लॉ अगर हम उनको पॉइंट चार्जेस के तौर पर मॉडल कर लें। तो कैसे मॉडल करेंगे? हम उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर लेंगे, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो पॉइंट चार्जेस बन जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया जी। अभी हम देखते हैं कि कूलम फोर्स जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो जिस तरह पहले मैंने बात की थी कि कूलम फोर्स जो है ये एक सेंट्रल फोर्स है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कूलम फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का मतलब है एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज किसी पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा जब तक आप उसके करीब कोई दूसरा चार्ज नहीं लेकर आओगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है कि अगर एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी उस पर फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स हमेशा पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करती है, आइसोलेटेड की चार्ज की सूरत में, या आइसोलेटली ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि आप यूँ नहीं कह सकते कि एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगा रहा है लेकिन दूसरा उसके रिस्पॉन्स में फोर्स नहीं लगा रहा। तो ये फोर्स क्या है? ये फोर्स सेंट्रल फोर्स के साथ साथ म्यूचुअल फोर्स भी है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। कभी भी जिस तरह अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो ये भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा पेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करती है, अकेली ये एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करती है तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पर भी फोर्स लगा रहा है और दूसरा पहले पर भी लगा रहा है, तो ज़रा वो कैलकुलेट हम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है और इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज़ r, ठीक है। अभी इसको हम क्या लेते हैं Q1 और इसको हम क्या लेते हैं Q2, ठीक है। तो अब Q1 जो है इस पर फोर्स लगा रहा है और ये उस फोर्स की डायरेक्शन है। इस फोर्स को हम कहेंगे F12, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज, ठीक है। ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, ये भी आपकी चॉइस है, आप इसको यूं करके लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत नहीं होता, ठीक है। आप इसको यूँ लिख लें F21, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। और इस फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी डायरेक्शन में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन में ये हमारा यूनिट वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R21 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है दैट फोर्स इज़ F21 एंड दैट इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पर साथ में हमारे पास क्या आ गया R यूनिट वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो चार्ज है, चूँकि ये म्यूचुअल फोर्स है तो इसकी फोर्स के रिस्पांस में ये भी फोर्स लगाएगा और ये जो इस पर फोर्स लगाएगा इस फोर्स को आप कह लो F12, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। इस फोर्स को फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, अब इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर बनाएंगे उसको R कहेंगे, लेकिन वो होगा क्या -R, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। सो ये हमारे पास क्या आएगा जी, F12 इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर हमारा जो है दैट इज़ -R। अब इन दोनों को कंपेयर करें, अगर कंपेयर करें तो ये देखें F21 इज़ इक्वल टू
माइनस, बाकी सारा कुछ सेम है, माइनस F12। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, इन सबस्क्रिप्ट को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया कि आप F21 को ये भी कह सकते हो कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है, या आप इसे अगर इधर को बना दो तो आप इसे ये भी कह सकते हो फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको जो भी आप सेट करेंगे कन्वेंशन, खुद को आपको उसका पता होना चाहिए। सो कूलम फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, अगर एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे लगा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं ये बहुत बेसिक बातें हैं जिनसे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, आप सब ने इनको बार बार पढ़ा हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट है वो काम अब शुरू होने जा रहा है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कूलम लॉ। लेकिन उससे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताता हूँ जी कि ये फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा ये फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है। हमें पता है ये फील्ड फोर्स है, इसका मतलब है कोई ना कोई पॉइंट चार्ज मौजूद है जो क्या कर रहा है, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उस फील्ड के अंदर एक फ़ोर्स है जिसे हम फील्ड फोर्स या फील्ड फोर्स कहेंगे, यानी कि उस फील्ड की वजह से एक फ़ोर्स है। जब कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड में आएगा तो इस फील्ड को महसूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारा पॉइंट सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इस पॉइंट सोर्स की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ Q/ε0, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ को हम एक अर्बिट्रेरी पॉइंट पे इस जगह पे मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है R, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये हमेशा 3 डायमेंशन में स्प्रेड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, या आपकी लाइट हो, या आपकी साउंड हो, ठीक है, ये जितनी भी इस तरह की फील्ड्स हैं ये सारी की सारी स्प्रेड होती हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है। और इन सारी की सारी जो जिनकी मैंने बात की अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की या साउंड की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कोई ना कोई एक पॉइंट सोर्स होता है जहाँ से ये जनरेट हो रही होती हैं या प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी इस पॉइंट सोर्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो 3 डायमेंशन में जाएंगी। अगर वो 3 डायमेंशन में जाएंगी तो यहाँ पर अगर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर मैं इस फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करना चाहूँ तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा। क्योंकि ये लाइंस 3 डायमेंशन में गई हैं तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर सा बन जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस R है, ठीक है, वहाँ पर मैंने इसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया, ठीक है। और स्ट्रेंथ को आप क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। आपको पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, ये होती है स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है जी। तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ हमारे पास है Q/ε0, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया हमारे पास क्या है, चूंकि एक स्फीयर बन रहा है और स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q/4πε0 इंटू R², ठीक है, इज इक्वल टू इंटेंसिटी। और ये इंटेंसिटी चूँकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है तो ये इंटेंसिटी बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर आप वो मेजर कर रहे हो उस सरफेस का एरिया। तो यहाँ पर चूंकि एक स्फीयर बन रहा था तो ये जो सरफेस थी ये स्फीयर का हिस्सा थी, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4πr² होगा। अब हम क्या करते हैं कि वो जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था जिसका डिस्टेंस हमने R लिया था, वहाँ पर जब हमने अपनी फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किया तो वो आई Q/4πε0 R², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस R को डबल कर देते हैं। अगर आप R को डबल करेंगे, ये देखें R को डबल किया, अगर मैं R को डबल करूं तो हमारे सरफेस एरिया जो है, हमारा सरफेस एरिया 4πr² है। अगर मैं R को डबल कर दूं, ठीक है, 2R कर दूं तो 2R का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4πr²। इसका मतलब है कि अगर मैं जितना डिस्टेंस पहले लिया था
उस डिस्टेंस से अगर मैं डबल डिस्टेंस पे यानी कि 1r जितना फासला मैं और तय करूं, डिस्टेंस मैंने डबल किया है लेकिन एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया है जी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप इस आर्बिट्रेरी पॉइंट से डिस्टेंस को डबल करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। वो जो हमारा इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है, चूँकि हमारी फील्ड लाइन जो है वो 3 डायमेंशन में जा रही हैं, तो हमारा जो इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है, अगर आप डिस्टेंस डबल करेंगे तो उस इमेजिनरी सरफेस का जो एरिया है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब देखिए एरिया 4 टाइम बढ़ गया तो वही फील्ड इंटेंसिटी जो सिर्फ पहले एरिया ए पे स्प्रेड हो रही थी, अब इसको 4 गुना ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड होना पड़ेगा। जब उसको 4 गुना ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड होना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू में 4 गुना कमी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इंटेंसिटी है ये बराबर होती है स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब देखें स्ट्रेंथ जो है ये एरिया जो है ये 4 टाइम्स बढ़ गया। अगर एरिया 4 टाइम बढ़ गया तो इंटेंसिटी 4 टाइम कम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि वही फील्ड लाइंस या वही स्ट्रेंथ, ठीक है, या वही इंटेंसिटी जो पहले सिर्फ एरिया ए पे स्प्रेड हो रही थी, अब उसको पहले स्ट्रेंथ वही है, ठीक है, सोर्स स्ट्रेंथ वही है, लेकिन अब उसी इंटेंसिटी को 4 गुना ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड होना पड़ेगा। सो इसलिए वहाँ पर हमारी जो फील्ड है वो 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये आर के स्क्वायर के साथ फील्ड में वेरिएशन आ रही है, आप देख रहे हैं आर के साथ वेरिएशन नहीं आ रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में है तो हमारी फोर्स भी 3 डायमेंशन में होगी, और उसमें जो कमी बेशी होगी वो भी 3 डायमेंशन में ही होगी, और वो इसी फार्मूले के तहत होगी जो मैंने आपके सामने बनाया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा सबसे अहम पोर्शन है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएगा। इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा है आपने वो सारा आपके कॉन्सेप्ट थे, वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में ज़्यादा काम आएंगी, लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं ये चीज़ें आपको टेस्ट में ज़्यादा काम आएंगी। तो सबसे पहले फोर्स बिटवीन मोर देन 2 चार्जेस। जी, तो हमने ये तो पढ़ा कि हमारे पास अगर 2 चार्जेस हों, लेट सपोज़ कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, अगर ये 2 चार्जेस हों तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी दैट विल बी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, फोर्स का डायरेक्शन नहीं लिखी। अगर मैं इनके दरमियान एक तीसरा चार्ज लेकर आऊँ तो हमारी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? सबसे पहले ये क्वेश्चन PPSC में ऑलरेडी आया हुआ है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये सोच लें, ये जो तीसरा चार्ज आप लेकर आए हैं ना, इस तीसरे चार्ज की वजह से जो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था या जो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था, उस फोर्स में कोई कमी नहीं आएगी, वो फोर्स वैसी की वैसी ही रहेगी। यानी कि तीसरा चार्ज लाने से जो Q1 फोर्स पहले लगा रहा था Q2 पर या Q2 लगा रहा था Q1 पर, वो फोर्स एज इट इज़ वैसी की वैसी रहेगी। आप अगर यहाँ पर एक और चार्ज भी ले आएँ, आप Q4 भी ले आए, एक और चार्ज भी ले आए, Q5 भी ले आए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है वो सेम रहेगी। ये क्वेश्चन PPSC में आया हुआ है। इसका मतलब है अगर 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है, तीसरा चार्ज लाने से जो फोर्स है एक चार्ज की दूसरे के ऊपर या दूसरे की पहले के ऊपर वो सिमिलर रहेगी, लेकिन नेट फोर्स, हमारी जो नेट फोर्स है वो अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब नेट फोर्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए तरीका ये है, ठीक है, कि हमारे पास हम सपोज़ कर लेते हैं, कि ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है, और इनके दरमियान पहले से एक फ़ोर्स मौजूद है, उसको हम F1 कह लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक नया चार्ज ले आए। अब जो नेट फोर्स है, इनके दरमियान जो फोर्स है वो तो वैसी रहेगी, लेकिन जो नेट फोर्स है अब वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? ये बड़ा सिंपल है। हम किसी एक चार्ज को अपना रेफरेंस चार्ज मान लेंगे
और उस एक रेफरेंस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारा रेफरेंस चार्ज है, इस पर एक फ़ोर्स तो लग रही है Q3 की वजह से। ठीक है जी, उसे हम कहेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। एक इस पर फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q1, ठीक है, ड्यू टू Q2। तो नेट फोर्स कैसे आएगी? नेट फोर्स का वही फार्मूला है जो ऑलरेडी हम लोग नेट फोर्स के लिए निकालते हैं, सुपरपोजिशन वाला फार्मूला। उसके मुताबिक नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। अब अगर आप गौर करें, फ़र्ज़ कर लें कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन ये होगी। इस तरह से जो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन भी ये होगी। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर cos 0 पुट करूँ तो cos 0 क्या होगा? 1 होगा। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है, ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगी F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2, और cos 0 आपको पता है cos 0 1 होता है, तो सिंपल हम जो है ये फोर्स इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 चार्जेस आ जाएं, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पर मैं एक चौथा चार्ज भी ला के रख दूँ, ठीक है, तो हमारी नेट फोर्स क्या होगी? तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दोबारा फिर से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, तो उस प्रिंसिपल के मुताबिक जो नेट फोर्स है, ठीक है जी, दैट इज़ इक्वल टू फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज 3। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला फार्मूला जो है ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है और ये वाला फार्मूला जो है ये उनको वेक्टर फॉर्म में नेट फोर्स निकालने के लिए। तो अगर चार्जेस 3 हों तो नेट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे सुपरपोजिशन के फार्मूले से, सिंपली F1 प्लस F2, और अगर उनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगा कर उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके चार्जेस जो हैं वो एक लाइन में पड़े हों। लेट्स सपोज कि आपके चार्जेस जो हैं वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में पड़े हों, तो उस सूरत में नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे? ठीक है जी, तो अभी हमारे चार्जेस जो हैं वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में पड़े हैं जी। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज पड़ा है दैट इज़ Q1, चलें इसको आप Q3 कह लें, दैट इज़ Q1 एंड दैट इज़ Q2। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है इसको हम अपनी मर्ज़ी से A कह लेते हैं, इसको भी A कह लेते हैं और इसको भी A कह लेते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एंगल 60 बनेगा, यहाँ पर भी एंगल 60 बनेगा और यहाँ पर भी एंगल 60 बनेगा। ठीक है, अब हमने नेट फोर्स निकालनी है। देखें फार्मूला क्या होगा नेट फोर्स का, तरीका पहले समझना है आपको। तरीका ये, किसी एक चार्ज को रेफरेंस चार्ज मान लें और उस रेफरेंस चार्ज के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस निकाल लें। फ़र्ज़ कर लें कि मैं Q1 को रेफरेंस मान लेता हूँ, ठीक है, और इस Q1 पर एक फोर्स Q3 की वजह से लग रही है। लेट सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव भी होगा तो आप कर सकते हैं। ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है इसकी डायरेक्शन होगी ये, इसको मैं कह लेता हूँ F1। अब ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन होगी ये, इसको मैं कह लेता हूँ F2, और इनके दरमियान, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो अगर आपने नेट फोर्स निकालनी है इन दोनों फोर्सेस की मदद से, तो नेट फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं? नेट फोर्स इज़ इक्वल टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक F1 प्लस F2, और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज़ F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 और कॉस ऑफ थीटा। क्लियर हो गया जी। अब ये कॉस थीटा कितना है दोनों के दरमियान? 60 है, तो थीटा की जगह आप 60 पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप, अगर हमारे चार्जेस एक ट्रायंगल की वर्टिसेस के ऊपर पड़े हों, उसके कॉर्नर पर पड़े हों, तो नेट फोर्स उनकी वजह से जो हो रही है, किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रही है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अभी हम चार्जेस को एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रख के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी नेट फोर्स है और आप किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हमारे चार्जेस जो हैं वो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पड़े हैं, लेट सपोज कि ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है,
और ये हमारा Q4 है। किसी एक चार्ज को आप रेफरेंस चार्ज मान लें और ये सपोज़ कर लें कि इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। आप नेगेटिव भी सपोज़ कर सकते हैं। तो इस चार्ज को मान लेते हैं रेफरेंस चार्ज। अब सबसे पहले तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है जी, दैट इज़, आप इनकी साइडें जो हैं उसको आप ए कह सकते हैं। तो इसके ऊपर जो इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है, ठीक है, दैट इज़, लेट सपोज कि F1 है। और इसी तरह से ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है जी, इसको आप F2 कह लें, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो रिजल्टेंट फोर्स भी आप निकाल सकते हैं। तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos 90 आपको पता है 0 होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है ये हमारे पास आ जाएगी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2F स्क्वायर, ये बन जाएगा √2F। तो जो रिजल्टिंग फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर लग रही है, दैट इज़ √2F, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड फोर्स है जो इसकी वजह से लग रही है। अब इसकी फोर्स की डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि वो चूँकि इसको अपोज कर रही है तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। अब यहाँ ऑलरेडी एक फोर्स मौजूद है FR जो आपने निकाली, वो √2F आई है, ठीक है। और ये एक और फोर्स है, इसको आप कह लें जी F3, ठीक है। अब फाइनल फोर्स हमारे पास क्या आएगी, जो फाइनल फोर्स हमारे पास आएगी दैट इज़, अब F1 की जगह हम किसको यूज़ करेंगे, FR को, ठीक है जी, FR का स्क्वायर प्लस F2 की जगह किसको यूज़ करेंगे, F3 को, F3 का स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस 2 FR F3, ठीक है, और cos 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में हैं तो एंगल 0 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप फोर्स निकाल सकते हैं अगर हमारे चार्जेस एक स्क्वायर की चारों साइडों के ऊपर पड़े हों, ठीक है जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी, सॉरी उसी स्लाइड पे अभी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है जी, पिछली स्लाइड पे। अब हमारे पास अगर चार्जेस एक ट्रायंगल की साइड्स पे पड़े हों, ठीक है जी, लेट सपोज ये हमारे पास प्लस Q है, ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, और यहाँ इसके ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर, अगर ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर मैं एक प्लस Q रख दूँ तो बताइए इसके सेंट्रॉइड के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। उसका तरीका ये है कि पहले मैं इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पर जो फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, उस फोर्स को फिर इस फोर्स के साथ कैलकुलेट कर लूँगा, तो हमारे पास जो है वो नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इस चार्ज की वजह से, चूँकि ये अपोज कर रहे हैं, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी, ठीक है जी, वो इस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इन दोनों फोर्सेस का पहले मैं नेट निकालता हूँ क्या है। लेट सपोज कि ये फोर्स F1 है, चूँकि ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो फोर्स भी बराबर होगी, और ये जो फोर्स लग रही है ये भी F है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है वो इसकी फोर्स के ऑपोजिट हो जाएगी। तो पहले निकालते हैं नेट फोर्स, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, इस ट्रायंगल का ये एंगल है 60, तो इसका मतलब है ये एंगल भी क्या हो गया 60, ये भी क्या हो गया 60। तो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो नेट एंगल बन गया वो बन गया 120। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ गई दैट इज़ F1 स्क्वायर, वो भी F है, F2 स्क्वायर प्लस 2FF और cos 120। cos 120 आपको पता है -1/2 होता है, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ गई दैट इज़ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 120 -1/2 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बन गया जी √2F स्क्वायर और -F स्क्वायर। तो 2F स्क्वायर -F स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा F स्क्वायर √। तो नेट फोर्स हमारे पास F के बराबर आ गई, ठीक है। अब जो ये वाला चार्ज है, ये जो फोर्स लगा रहा है ये भी F है, लेकिन इस फोर्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। तो फाइनल जो फोर्स है हमारे पास, फाइनल नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गई, 0। इसका मतलब है कि अगर कोई
ऐसी ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके कॉर्नर्स पर पड़े हुए सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दरमियान में भी अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज ला के रखोगे तो उस पॉजिटिव चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं, चाहे वो ट्राइंगल है या वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर है या वो सर्कल है या वो सफ़ियर है, ठीक है, अगर उसकी सरफेस पे चार्ज होगा तो सेंटर पे भी अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगी, ज़ीरो लगेगी। यहाँ और उसकी स्क्वायर की साइडों पर मेरे पास 4 चार्ज पड़े हुए हैं और ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर मैं इसके सेंट्रॉइड के ऊपर भी कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा तो उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो कैसे हो जाएगी, देखें, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी वजह से जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, इसकी फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो चार्ज पड़ा है इस पर देखें 4 फोर्सेस हो गई, ठीक है जी, एक इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ये इसको बैलेंस कर देगी, ये इसको बैलेंस कर देगी, तो नेट फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल हो और उस रेक्टेंगल के कॉर्नर पर भी चार्जेस पड़े हों तो उस सूरत में भी अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रखूँ और वो भी पॉजिटिव हो, उसका वही साइन हो, वही मैग्नीट्यूड हो जो इनका है, ठीक है, तो इस पर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक सफेरिकल शेल है या मेरे पास कोई सर्कल है, लेट सपोज कोई हॉलो मेरे पास सफेरिकल शेल है और उसकी सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, ठीक है, और आप उसके सेंटर में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से मेरे पास अगर सफ़ियर भी हो तो उस सूरत में भी ये फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जितनी भी सिमेट्रिकल चीज़ें होंगी अगर उनकी सरफेस को चार्ज किया जाए, उनके सेंटर पर भी वही पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो सेंटर पर पड़े पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये थी डिफरेंट कंडीशन में हम जो है कूलम लॉ को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और नेट फोर्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चार्जेस को लेकर कुछ बैलेंस वाले प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा उनको भी हमने डिस्कस करना है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कुछ बैलेंस वाले प्रॉब्लम्स को जी। सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, अगर चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है अ चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। दो इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है जी, ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है। अगर इनके सेंटर के ऊपर यहाँ पर हमने कोई चार्ज लेकर आना हो, ठीक है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो कि ये तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है ये बैलेंस में रहे, ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो उसके लिए वही तरीका जो मैंने आपको पहले सिखाया है, किसी एक चार्ज को मान लें रेफरेंस चार्ज और उस रेफरेंस चार्ज पर नेट फोर्स को कैलकुलेट कर लें। तो इसको मैं मान लेता हूँ रेफरेंस चार्ज, ठीक है। इस रेफरेंस चार्ज पर पहले हम डिसाइड कर लेते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी x, ठीक है। तो ये सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। तो पहले हम इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स इस चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम नाम दे लेते हैं जी F1 का, ठीक है। तो ये क्या होगी Q/r², r क्या है, x/2 का स्क्वायर। अब इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स इस चार्ज की वजह से वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको कहते हैं F2। अगर वो F2 है तो वो हमारे पास क्या होगी जी, वो हमारे पास होगी Q, ठीक है जी, और दूसरा चार्ज भी Q है डिवाइडेड बाय r², तो r हमारे पास क्या है, x²। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स हमारे पास आएगी जी F1 प्लस F2, ठीक है। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो नेट फोर्स को क्या होना चाहिए, नेट फोर्स को ज़ीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो है तो F1 हमारे पास क्या है, Q/x/2 का होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास है जी F2 क्या है, Q, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइडेड बाय x²। आप क्या करें कि आप इसको उठा के इधर ले आएँ तो हमारे पास क्या बचेगा जी, -KQ/x² इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, K
क्यू इंटू क्यू और डिवाइडेड बाय एक्स बाई 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 4, तो वो जो ओवर 4 है वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ पर खाली क्यू बचा, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई जी, -q/4। इसका मतलब है कि अगर आप इन 3 चार्जेस के सिस्टम को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो चार्ज आपको लाना होगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए -q/4। तो ये 3 चार्जेस का सिस्टम जो है एक लाइन में पड़े हुए हैं, ये बैलेंस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हमारे पास एक ट्रायंगल है जी, और उस ट्रायंगल की वर्टेक्स के ऊपर 2 चार्जेस पड़े हैं। लेट सपोज कि ये पॉजिटिव क्यू है और ये भी पॉजिटिव क्यू है, तो यहाँ पर थर्ड चार्ज हम जो लेकर आना चाहते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या हो कि ये तीनों चार्जेस का सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाए। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको जो हमारा जूम का लाइव सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आंसर मैं आपको अभी दे देता हूँ। इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता, इस तरह के सिस्टम को बैलेंस नहीं किया जा सकता। अगर 2 चार्जेस यहाँ पड़े हों और तीसरा चार्ज आप उसके ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाकर बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये रीज़न हम क्लास में चल के डिस्कस करेंगे। तो एक और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 चार्जेस पड़े हैं वर्टेक्स के ऊपर, बल्कि 3 चार्जेस पड़े हैं वर्टेक्स के ऊपर और तीनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड भी आसानी के लिए हम सेम ले लेते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सेंट्रॉयड पर एक चार्ज लेकर आना है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए कि ये हमारा सिस्टम जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया है कि किसी एक चार्ज को आप रेफरेंस चार्ज मान लें और उस रेफरेंस चार्ज के ऊपर आप पहले कैलकुलेशन कर लें, ठीक है जी। कैलकुलेशन करने के बाद आपको वहाँ से क्यू की वैल्यू निकलेगी, जिस तरह हमने प्रॉब्लम 1 में किया है। तो मैं इसको मान लेता हूँ जी रेफरेंस चार्ज, चलें मैं इसको मान लेता हूँ रेफरेंस चार्ज, ठीक है। ये प्लस क्यू है हमारे पास और ये मेरा रेफरेंस चार्ज है। इस रेफरेंस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्सेस हैं उनको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ जी, इस पर फोर्स, इस चार्ज पर फोर्स इसकी वजह से, ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये वाली फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में होगी, इसको मैं कह लेता हूँ जी F। चूँकि ये चार्ज सेम है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो इसको भी मैं कह लेता हूँ F। और इनके दरमियान जो एंगल है वो आपको नज़र भी आ रहा है, दैट इज़ 60 डिग्री। अब नेट फोर्स जो होगी वो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में होगी, ये हमारी नेट फोर्स होगी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले ये नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ये जो नेट फोर्स है ये उसी फार्मूले से F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 और कॉस क्या आएगा जी, कॉस आएगा हमारे पास यहाँ पर 60, ठीक है। कॉस 60 आपको पता है 1/2 होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा F² प्लस F² 2F² प्लस 2F² और cos 60 1/2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √3F², या मैं इसको लिख सकता हूँ √3F। ये मेरे पास नेट फोर्स आ गई जी, ठीक है। और F जो है यहाँ पर ये हमारे पास होगा जी K, चूँकि इन दोनों चार्जेस के दरमियान निकाली है यहाँ पर, ठीक है। तो Q/r², और R जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको आप A कह लें, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा A², ठीक है। अब ये नेट फोर्स है। अब अगर आप इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चार्ज की फ़ोर्स और ये जो नेट फोर्स है और इस चार्ज की फ़ोर्स को क्या होना चाहिए, इनको बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं
इसके दरमियान और इसके दरमियान फोर्स, यानी कि एफ नेट और ये इसकी जो फोर्स है, ठीक है, इसके दरमियान हम फोर्स निकालते हैं और देखते हैं कि ये फोर्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेट फोर्स क्या करेगी, ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये दोनों इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नेट फोर्स भी इसको रिपेल करेगी। तो इसको फिर इसे क्या करना चाहिए, इसको इसे अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको इसे अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि ये बैलेंस में रहे। अट्रैक्ट तभी करेगा जब इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो चार्ज आप लेकर आएंगे वो नेगेटिव लेकर आएंगे। अब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़रा वो निकालते हैं। तो ये देखें, ये हमारी एफ नेट है, इस एफ नेट को इसके साथ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि एफ नेट जो है इट शुड बी इक्वल विद दिस फोर्स, और इसके और एफ नेट के दरमियान, यानी कि इसके और इस चार्ज के दरमियान जो फोर्स लग रही है, ठीक है, उस फोर्स को एफ नेट को बैलेंस करना है। तो इसके और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, आपको पता है कि सेंट्रॉइड से कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ a/√3। ठीक है, तो जो फोर्स अब इसके और इस चार्ज के दरमियान है वो फोर्स हमारे पास होगी K, ठीक है जी, Q ओवर आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, a/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फोर्स है, इसको आप F, सिंपल F कह लें, जो इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान है। अच्छा, ये फोर्स और नेट फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को क्या करना है, हमने बैलेंस करना है, ये इक्वल करना है। इसका मतलब है कि एफ नेट शुड बी इक्वल टू एफ। ठीक है, एफ नेट हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी √3 इंटू Q ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू एफ हमारे पास क्या आई है, दैट इज़ Q और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ओवर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, KQ से KQ कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 3 और Q, और यहाँ पर क्या बचा, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास बचा √3 और Q। ठीक हो गया, हमें चाहिए Q की वैल्यू, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Q/3, और हमने कहा कि इस चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। सो Q इज़ इक्वल टू -Q ओवर √3। तो इस चार्ज को नेगेटिव भी होना चाहिए जो सेंट्रॉइड पे पड़ा है, और इसकी वैल्यू Q/√3 होनी चाहिए अगर आप इस सिस्टम को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी हम प्रॉब्लम्स लेते हैं रिलेटेड टू स्क्वायर। तो अगर हमारे पास स्क्वायर हो और उसके कॉर्नर पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े हों, तो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज लेकर आएंगे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो कि सिस्टम बैलेंस हो जाए। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब किसी एक चार्ज को, मसलन इस चार्ज को आप मान लें रेफरेंस चार्ज। अब इस चार्ज पर पहले इसकी वजह से लगने वाली फ़ोर्स वो ये होगी, इसकी वजह से लगने वाली फ़ोर्स वो ये होगी, और उनका नेट जो है वो ये होगा। क्लियर हो गया। अब ये जो नेट फोर्स आई है, इस नेट फोर्स को, ये वाली जो फोर्स है, ठीक है, हम इसके ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी जो फोर्स है वो इसकी फोर्स के साथ होगी। ठीक है, तो ये फोर्स, नेट फोर्स और ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इनको आप ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद एंड पर यहाँ पर जो एक फाइनल फोर्स बनेगी, उस फाइनल फोर्स को आप इस Q की फोर्स के साथ सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो Q की वैल्यू है वो निकल आएगी। तो ये Q की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की है, तो जी, तो ये मैंने कैलकुलेट की थी नोट्स में। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास जो आई है जी, ये वैल्यू मेरे पास आई है Q/4 इंटू 1 + 2√2। तो ये Q की वैल्यू आई है। अगर Q की वैल्यू ये होगी, और साथ में यहाँ माइनस भी आता है, अगर Q की वैल्यू ये होगी और ये Q नेगेटिव होगा, तो ये चार चार्जेस का सिस्टम जो है इसको बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है जी, तो हमने चार्ज के बैलेंसिंग वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी। चार्जेस एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी डिस्कस हो गया जी।
नेक्स्ट देखें जी, चार्जेस एट सेंट्रॉयड ऑफ अ स्क्वायर, ये भी डिस्कस हो गया जी। चलें जी, तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। हमने सारे जो प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी, रिलेटेड टू कूलम लॉ। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू कूलम लॉ रह गया है, ठीक है। और अगर फर्दर कोई फिर भी क्वेश्चन रह गया है तो उसको हमारा जो जूम सेशन है इंशाल्लाह उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।